नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज बात बिहार की। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। तारीखों का, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 1 अक्टूबर से, बीच में 2 ही दिन है, 29 और 30, आज हम 28 में बैठे हैं। 2 दिन बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी पहले चरण के मतदान के लिए, जो कि 28 अक्टूबर को होने वाला है। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, दोनों तरफ गठबंधन है। अभी उसकी शक्लो सूरत पूरी तरह से तय नहीं है। अभी सूरत ही तय नहीं होगी तो सीट पर, कितनी सीटों पर कौन लड़ने वाला है, इस पर भी फैसला नहीं हो पाया है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोनों गठबंधनों की हम चर्चा करेंगे। और सुकेश, पहले जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी से शुरुआत करते हैं। 2 दिन बचे हैं, अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। 2 दल जोड़ दीजिए उसमें और। हाँ, आरएलएसपी भी और हम की पार्टी। अब एनडीए में 3 दल हैं। अभी अलायंस विद इन अलायंस का जो सिस्टम है, इसने और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले 3, 4, 5 दिनों से आप लगातार यही कह रहे हैं कि शंखनाद हो चुका है। इससे बात आगे बढ़ नहीं पा रही, आगे बढ़ नहीं रही है कि सीटें कितनी, बिहार की जनता ये जानना चाहती है। बड़ी जागरूक जनता है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। वो जानना चाहेगी कि आखिर कौन कितनी सीटें लड़ रहा है, जेडीयू कितनी लड़ेगी, बीजेपी, छोटा भाई कौन है, एलजेपी की बकत कितनी है। बिल्कुल। तो ये, और उसके बाद आरएलएसपी नए फिर से एनडीए में आए हैं। एनडीए में थे, मंत्री भी थे, अभी नॉक कर रहे हैं। हाँ, वो नॉक क्या, वो चर्चा हो रही है ना, बंद कमरों में चर्चा हो रही है, पर सार्वजनिक नहीं हो पा रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो ये हो, और उसके बाद अब एक कदम और आगे बढ़ेंगे कि कौन सी सीटें लड़ेगी, कौन सी पार्टी लड़ेगी। फिर आप उस पे आएंगे। चलिए, वो इस चर्चा के साइमल्टेनियसली चर्चा हो जाए, लेकिन कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा, अभी उस पे भी चर्चा होनी है। तो बड़ी डिलेड है प्रोसेस। ये कोरोना काल में जो चुनाव है, उसमें सब कुछ डिलेड चल रहा है। घोषणा भी देर से हुई, चुनाव 3 चरण में चलिए हो रहा है, लेकिन सब कुछ उलटफेर जैसा हो गया बिल्कुल, कि पता नहीं चल पा रहा है क्या है। अब आज कहा जा रहा है कि एक बैठक है, किसी वक्त होनी चाहिए, क्योंकि आपने ठीक कहा 29 और 30 2 दिन का वक्त बचा है, 1 तारीख से नामांकन शुरू है। तो स्ट्रक्चर्ड बातचीत जो होती है, वो अभी तक, अगर एनडीए को पहले एनडीए का कुंबा ले लेते हैं और जिसमें हम 3 दलों को शामिल कर लेते हैं, हम अभी तक ऑफिशियली एनडीए का पार्टनर नहीं है। वो जेडीयू के कोटे से जेडीयू के साथ है। वो तीनों की बैठक होनी चाहिए, कोई स्ट्रक्चर्ड बैठक नहीं। बीजेपी जेडीयू की हुई है, पर एलजेपी को घास भी नहीं डाल रही जेडीयू। बिल्कुल। तो ये जब तक तीनों दल साथ में बैठ के एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे न पहुंच जाए, तब तक वो घोषणा नहीं होगी। तो ये तय है कि अब एनडीए का कुनबा जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, रायता फैल रहा है। हाँ, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी है कि वो रायता फैल रहा है। सीटें 243 हैं। ऐसे लोग जो पार्टी में आना चाहते हैं, ऐसे दल जो एनडीए में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी पॉलिटिकल वक़्त कितनी है, बीजेपी इसको वे करके देख रही है। अब जैसे आरएलएसपी है, वो 2015 में लड़ चुकी है उनके साथ, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। 2019 में लड़ चुकी है आरजेडी के साथ, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अब 2020 में फिर से एनडीए के साथ जाने की तैयारी है। तो इसमें वे करके देखा जाएगा कि आखिर कितनी सीटें दी जाए और कौन किसके कोटे में है, कौन किसके खाते में है। बीजेपी के खाते में आ रही है क्या एलजेपी, आरएलएसपी किसके खाते में जाएगा? हम आपने बता ही दिया जेडीयू के खाते में। नहीं, मुझे लगता है कि हम तो जेडीयू के खाते में है, बाकी जितने भी दल आ रहे हैं उनको नीतीश कुमार बीजेपी के खाते में डाल दे रहे हैं। तो बीजेपी तो 100 से नीचे सीट पे चली जाएगी, वो लड़ेगी क्या? यही एक बड़ी समस्या है बीजेपी के साथ। कि अभी अकाली दल बाहर चला गया, शिवसेना पहले बाहर जा चुकी है, वो अपने ट्रस्टेड अलाई खो चुकी है। अगर कोई एक दल और चला जाए, एलजेपी जैसा बार बार कह रही है कि 143 सीटों पे हमारी तैयारी है, वो चिट्ठी भी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, वो मिलना चाह रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात भी हो रही है। अब धीरे धीरे उनका सार्वजनिक बयान भी आना शुरू हो गया है। उनके यहां भी पक्ष और विपक्ष दोनों में बयान आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी नहीं कि ऐसे वक्त पे एक और पार्टनर उनको छोड़ के चला जाए। तो ये तो संजीवनी साबित हो रही होगी एलजेपी के लिए। पर एलजेपी को क्या 30-35 सीट दे देंगे ये?
नहीं, एलजेपी को 30-35 सीट देने का मतलब है कि पहले ही बीजेपी 100 से नीचे हो गई। क्या बीजेपी इतना बड़ा दिल दिखाने को तैयार है? वो बीजेपी जो ट्रेडिशनली 100 से ऊपर सीटें लड़ती रही है, जब से वो गठबंधन के एरा में है तब से वो 100 से ज्यादा सीटें लड़ रही है। पिछली बार वो बहुत ज्यादा सीटों पे लड़ी थी क्योंकि एक बड़ा पार्टनर जो उनके मुख्यमंत्री का चेहरा थे वो 2014 में उनसे दूर चले गए थे, 2013 में, 2015 में वो आरजेडी के साथ लड़े थे, तो उन्होंने अपने ग्राउंड का फैलाव कर लिया था। वो ज्यादा सीटों पे लड़े तो उनका कार्यकर्ता फिर ज्यादा एक्टिव होता है कि ये हमारी सीटें हैं। बिल्कुल। उसको घटा के फिर से आप 100 के नीचे ऑल टाइम लो पे चले जाएं, ये बीजेपी के लिए बहुत टेस्टिंग गेम है। और ये थोड़ा दर्शकों को समझा दें हम 100 की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, मोटा मोटा जो हमने पहले भी सुकेश ने आपको समझाया था कि 243 सीट 122 121 की अलग अलग जेडीयू के खाते में जितनी है और जेडीयू मिलाकर 122 121, एक सरल हम आपके सामने विश्लेषण कर रहे थे कि उसमें बीजेपी अपना 100 से ऊपर लड़ेगी, बाकियों को 20-21 सीटें करेगी। जेडीयू अपना 122 मतलब 110-15 पे वो कंफर्टेबल है, वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहेगी, 5-7-10 सीट वो हमको दे देगी। अब ये गणित और पेचीदा हो गया है। क्या ये जेडीयू के लिए भी पेचीदा हो गया है? एग्जैक्टली। ऐसे में क्या जेडीयू अगर उसने सोच रखा है कि हम बराबर बराबर बांटते हैं और हमको अपने खाते से देते हैं, बाकी सीटें हम लड़ेंगे, ऐसे में क्या बीजेपी तैयार होगी अगर हम की एंट्री के बाद आरएलएसपी की एंट्री को भी हरी झंडी मिल जाती है? एलजेपी पहले से है, बीजेपी एक उनका ट्रस्टेड पार्टनर है ही, बीजेपी के साथ तो उनका गठबंधन है ही। क्या जेडीयू की संख्या भी ऐसे में कम हो जाएगी? क्या बीजेपी ये बात टेबल टॉक जब होती है तो उसमें रखेगी कि जब आरएलएसपी की एंट्री हो गई उनको भी सीटें देनी है, पासवान को भी तो एक ही मैदान में कितनी तलवारें होंगी, कहीं इसमें एलजेपी का पत्ता तो ना कट जाए? या ये भी एक रणनीति का क्या हिस्सा हो सकता है कि एलजेपी को कहा जाए देखिए 15-20 सीटें आप लड़ लो, वो मानेगी नहीं, फर्ज कीजिए मानती नहीं है, वो उनको कहा जाए कि जाइए आप लड़िए, और एलजेपी ने कह दिया, अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, बाकी हर जगह हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। एक काउंटर फोर्स के तौर पर भी खुला छोड़ा जा सकता है क्या, या पत्ता काटा जा सकता है क्या एलजेपी का? देखिए, दो चीजें बताना चाहता हूं। एक, जो मैं लगातार कह रहा हूं कि एलजेपी बीजेपी की ट्रस्टेड अलाई दिखना चाहती है। ऐसे में बीजेपी उनको एक बफर की तरह इस्तेमाल करने की उनकी योजना है। ये मैं लगातार कह रहा हूं, उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। यहां तक तो ठीक है कि आप जेडीयू को चेकमेट करते हैं, हाँ, लेकिन ये कह देना कि आप बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, आप बाकी सीटों पे लड़ें, मतलब आप जेडीयू के खिलाफ लड़ें, ये यूपीए गठबंधन नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी 6 रैलियों में और उसके पहले भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो यहां तक कहते हैं कि आधुनिक बिहार का जो निर्माण है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महती भूमिका, बहुत अहम भूमिका है, इनके रहते सब कुछ मुमकिन है। जब आप मुख्यमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उनको पोस्टर बॉय की तरह प्रस्तुत करते हैं, आप उनको डिलीवरी का मास्टर बताते हैं आप, ऐसे में अगर एक दूसरा पार्टनर जो एनडीए में आपका है सेंटर में, उसको आप कहें कि आप जेडीयू के खिलाफ लड़ो, तो एक तो ये बिल्कुल ही गलत संदेश जाता है। ये एक लैकलस्टर जो गठबंधन होता है उसमें हो सकता है। यूपीए के दौरान ऐसा हुआ था, इसीलिए ये बात लोगों के दिमाग में आ रही है कि पासवान की पार्टी पहले भी ऐसा कर चुकी है कि यूपीए के कार्यकाल में वो सेंटर में मंत्री थे लेकिन आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। ये शायद यूपीए में हो सकता है, एनडीए में नहीं होगा। ये एनडीए में मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री इस बात की इजाजत देंगे कि वो एलजेपी को खुला छोड़ दें कि आप चुनाव लड़ो। तो ऐसे में देखिए फिर वही गणित की बात आती है, तो बीजेपी दरियादिली कितनी दिखाएगी, या एलजेपी 20 सीटों पर मान जाएगी क्या? 15 से 20 सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि गणित तो ये कहता है 20 से ऊपर देना लगभग नामुमकिन है। आरएलएसपी भी जब बीजेपी के खाते में आती दिख रही है, 121 से ऊपर बीजेपी के गठबंधन उनके खाते में, नीतीश तो नहीं देने वाले हैं सीट, ये तो मैं ताल ठोक के कह सकता हूं। ये थोड़ा होगा कि बीजेपी के खाते वाले और बीजेपी को कुल मिलाकर 130-135 सीटें मिल जाए, ये तो नहीं होगा। देखिए 71 विधायक जेडीयू के जीते थे, बाद में कुछ और शामिल हो गए। उनका दावा 80 विधायकों का है कि अभी उनके साथ 80 विधायक, 80-82 बल्कि। जब आप 80 विधायकों के साथ
अपना क्लेम आगे रखते हो तो नेचुरली आपका क्लेम बड़ा होता है। बीजेपी 53 या 54 विधायक जीती थी। अब ऐसे में एक कॉमन प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। आपने कहा कि क्या 20 सीटों पे मान जाएगी, 15 सीटों पे मान जाएगी एलजेपी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के दिमाग में ये बात है, एलजेपी उनकी ट्रस्टेड पार्टनर है, वो उनका इस्तेमाल भी करना चाहते होंगे। हाँ, इन द लॉन्ग रन क्या कर सकते हैं एलजेपी के साथ, ये भी उनके दिमाग में होगा। लेकिन आप 2005 से एलजेपी का परफॉर्मेंस अगर विधानसभा का चुनाव का अगर देखें, आकलन करें उसका, तो वो डिप होता रहा है। 2005 में सबसे ज्यादा विधायक 29 विधायक उनका चुन के आया था। उसके बाद उनके विधायकों की संख्या लगातार गिरती गई। 42 सीटें वो लड़े थे पिछली बार, 2 सीटें जीते थे। लोकसभा में 6 सांसद उनके हैं, लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास है कि लोकसभा के सांसद नरेंद्र मोदी के कोटे के सांसद हैं। और एक बात मैं आपको और जोड़ दूं, उसमें से 2 या 3 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है सार्वजनिक तौर पे भी कि हमें एनडीए के साथ रहना चाहिए, हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो एक अंदर भी एलजेपी के उठापटक है कि हम क्या करें। पर जो पोस्चरिंग कर दी है, जो पोस्चरिंग कर दी चिराग पासवान ने, हम तो सारी सीट लड़ सकते हैं, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, तो वो पोस्चरिंग कहां जाएगी चिराग पासवान की? चिराग पासवान को महसूस कर फिर पीछे बैठना पड़ेगा। राजनीति में कैसा ऐसा कई बार होता है कि आप एक कदम आगे चलते हो, युवा खून भी है, जोश भी है, वो तैयार होंगे। पिता अभी बीमार हैं, अभी उनके पिताजी हैं, ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, बीमार जरूर हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं। और आप एलजेपी का पुराना इतिहास खंगाल कर देख लें, वो जो दलित पॉलिटिक्स की जो एक परंपरा रही है और उनकी जो थियरी रही है कि सत्ता के साथ ही समाज का परिवर्तन, तो सत्ता के साथ रहे हैं। अगर चिराग ऐसा करने को तैयार है कि वो सत्ता छोड़कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे जाना चाहते हैं और बिहार में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं पूरे बिहार में, मुझे ये मुमकिन दिखता नहीं। हाँ, और अगर हुआ तो एक और झटका हो जाएगा एनडीए के लिए। बीजेपी ऐसा नहीं चाहेगी। शिवसेना गई, फिर शिरोमणि अकाली दल, और अब एलजेपी चला जाए तो ये भी एक बड़ा झटका होगा। अब विपक्षी खेमे की बात करते हैं, वहां पर भी रायता फैला हुआ है, जो मैं शब्द कह रहा हूं। अभी वहां पर भी कोई चीज खुलकर सामने नहीं आ रही है। बहुत पहले वो फॉर्मूला था 160, 163 आरजेडी के खाते में या उनके साथ जो होगा, और कांग्रेस को 80 सीट दे दी जाएंगी। अब कांग्रेस 90-93 की भी बात करने लगी है, लेकिन सामने कुछ नहीं आया है। नहीं, 90-93 तो भूल जाइए। मुझे ये जानकारी मिली है कि तेजस्वी यादव कल रांची जा रहे हैं। वो अपने पिता से मिलेंगे और आखिरी फैसला लालू यादव लेते हैं। उन्हें ब्रीफ किया जाएगा और वहां से वो मार्गदर्शन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। फाइनल मुहर लालू यादव लगाने वाले हैं और ये फाइनल है, क्योंकि आपको मालूम है 1 तारीख से नामांकन होना है। जो मोटे तौर पे रणनीति बनी है, उन्होंने बड़ा फिल्टर कर लिया इस बार। वो कितने सफल होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन आरजेडी को, मूल रूप से आरजेडी को ये लगता है कि आरएलएसपी उनके बहुत काम की नहीं थी। मैं बार बार कहता हूं, उनका परफॉर्मेंस और उनके दावे वो दोनों मैच नहीं करते। वीआईपी भी उनके साथ रहेगी, नहीं रहेगी तो उनके शर्तों पे रहना पड़ेगा। वीआईपी अपनी शर्तें उन पे थोप नहीं, मतलब 5-7 सीटें, 8 सीटें, मतलब वो आप डोमिनेंट पोजीशन में नहीं, बिल्कुल आप मर्सी पे हो आरजेडी के, वो क्या चाहते हैं। हाँ। मोटे तौर पे कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। चूंकि ये पार्टियां बाहर निकल गई हैं, आरएलएसपी बाहर निकल गई है, वीआईपी भी मैंने कहा कि उनके रहमो करम पे है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 20 से 25 सीटें वो लेफ्ट के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, मैं अभी उसी सवाल पर आने वाला था कि सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम, और सीपीआई-एमएल और सीपीआई की कुछ पारंपरिक स्ट्रांग होल्ड्स भी हैं बिहार में। मैं आ रहा था उस पर। हाँ। कि सीपीएम मूलतः यूपी में स्ट्रांग रही थी। हाँ। सीपीआई का गढ़ बिहार होता था जी। सीपीआई-एमएल के अभी भी कुछ पॉकेट्स हैं, अभी भी उनके मेरे ख्याल से 2 विधायक इस विधानसभा में हैं। तो सीपीआई-एमएल के कुछ पॉकेट्स और सीपीआई को कुछ सीटें दी जा सकती हैं, कहा जा रहा है 25 के आसपास। कांग्रेस के लिए कुछ 70 के आसपास, 65 के आसपास कुछ एक फिगर है जो तय किया गया है। उनको कहा 73 गया था, मुझे ऐसी जानकारी मिली, लेकिन लालू यादव 73 से बहुत खुश नहीं थे कि 73 बहुत ज्यादा है। 41 सीटें वो लड़े थे। देखिए, कांग्रेस भी अपना ग्राउंड गेन करना चाहती है। उन्हें मालूम है कि
टक्कर हो, हम हार जाएं, हम जीत जाएं, लेकिन जब हम अपना ग्राउंड 41 में हम 27 जीते थे, अगर हम 75 लड़ते हैं, 73 लड़ते हैं, तो हम कम से कम वो हमारा टर्फ तो होगा, वो हमारा क्षेत्र तो अपने होगा। संगठन को खड़ा करने जीर्णोद्धार कर सकते हैं, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं। बिल्कुल जीर्णोद्धार, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है। जो हालत हो गई है कांग्रेस को, उन्हें बैक टू मतलब बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो 73 की बात उनसे कही गई थी, 73 पे लालू यादव राजी नहीं थे, इसलिए बात टूट गई थी बीच में, 3-4 दिन कोई बात नहीं हुई। कोई एक फिगर ऐसा होगा जिसपे कांग्रेस और आरजेडी में सहमति बन तो ये तो ज्यादा मुकम्मल एक तरह से अलायंस बनता दिख रहा है कि आरएलएसपी वीआईपी के होते शायद लेफ्ट के लिए एक जगह नहीं थी, एक तीसरा मोर्चा बनता जो दरअसल नुकसान करता आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का। यही जो थॉट है, हाँ, ये कहीं ना कहीं एनडीए को भी परेशान कर रही होगी कि जो वहां से रिजेक्ट कर दिए गए हैं, हाँ, जिनको वहां पूछ नहीं थी, सिर्फ मैसेजिंग के लिए कि लोग आरजेडी को छोड़ के जीतने वाले की तरफ आ रहे हैं, हाँ, कि हम जीत रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, the ship is sinking and the rats are floating। यस, हाँ, तो ऐसे में क्या वो अधिक सीटें दे सकते हैं क्या? हाँ। तो उस हिसाब से अगर आप देखें कि आरजेडी कांग्रेस का अलायंस तो मुकम्मल दिखता है मुझे, उसमें लेफ्ट को भी जोड़ लीजिए और ये परसों तक मेरे ख्याल से हो जाना तो ये चाहिए। ऐड ऑन हो सकता है, ये इनको शक्ति प्रदान कर सकता है। बिल्कुल, कागज पर सब कुछ होगा, जमीन पर बटन कहां दबता है हमें नहीं मालूम। मैं बिल्कुल कागज की बात कर रहा हूं कि जो अलायंस होगा वो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का हो सकता है। फाइनल मुहर उस पे लालू यादव को लगाना है, वो कल लगाएंगे, लेकिन मोटे तौर पे ये बातचीत हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि उनका नेचुरल एलाई आरजेडी है, आरजेडी को भी लगता है कि कांग्रेस के पास पिछली बार उनको 6 से 7% वोट मिले थे, तो इनके पास संगठन भी है, कुछ वोट्स भी हैं, हमारे पारंपरिक ये पार्टनर भी हैं, और कभी अगर सेंटर की राजनीति करनी है जिसमें कांग्रेस स्ट्रांग हो, तो आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के नेचुरल एलाई बनते हैं, इसलिए वहां साथ रहना जरूरी है। तो दोनों एक दूसरे को का टो भी ले रहे हैं, एक दूसरे को वे भी कर रहे हैं, एक दूसरे से ज्यादा झटकने के चक्कर में भी है, लेकिन इतना जरूर है कि आरजेडी 140-45 सीटें खुद लड़ना चाहती है। उसे लगता है कि सीटें बांटने से अच्छा है, 2019 का उनका अनुभव यह बताता है कि सीटें बांटने से अच्छा है कि सीटें खुद लड़िए, जो ट्रस्टेड पार्टनर है उसको दीजिए, जिसके स्ट्रांग होल्ड है उसको दीजिए, ऐसे लोगों को मत दीजिए जिनके एक चंक पे उनका एकाधिकार कहा जाता है। हाँ, तो वो कहे जाने में नहीं जाना है, जिनके पास वोट्स हो उनको दीजिए। ऐसे में आखिरी सवाल, जो ये रमता जोगी भी तो है ना, कई पप्पू यादव हैं, अब वो यशवंत सिन्हा भी ताल ठोक रहे हैं, देवेंद्र यादव हैं, इनकी कोई जगह नहीं। अब तो ये खेमे बन गए, ये अपना करें जो करना है, और इनकी ऐसी कोई पैठ या पहुंच भी नहीं। देखिए, तीसरा मोर्चा वहां बनना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक, मैं बार बार कहता हूं, पूरे देश में हो, प्रदेश में हो, तीसरा मोर्चा तभी बन सकता है जब एक बड़ा ध्रुव उनके साथ जुड़ा हो। मतलब कोई एक ऐसा गठबंधन हो जो बहुत स्ट्रांग हो। ओवैसी और देवेंद्र यादव का गठबंधन हुआ, ओवैसी एक पॉकेट में अपना कुछ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना फैलाव करने का सोचा, तो उन्होंने देवेंद्र यादव को साथ में लिया कि सीमांचल को आप मिथिलांचल से जोड़ दीजिए, वो झंझारपुर से लड़ते हैं, उस इलाके में उनकी पैठ बताई जाती है, झंझारपुर से 5 बार वो सांसद रहे हैं, यादव जाति से आते हैं, तो वो एक गठबंधन बनाने की कोशिश कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल में एक कोशिश है। वो लॉन्ग टर्म खतरा हो सकता है किसी के लिए कि अगर इस बार भी एनडीए जीत जाती है और आरजेडी कांग्रेस उस तरीके से अपनी पेनिट्रेशन नहीं दिखा पाते, तब वोटों में बिखराव हो सकता है कि कोई ऑल्टरनेट क्या काम करेगा। एग्जैक्टली। अगर वो नहीं होता है, फिर चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, चाहे वो पप्पू यादव की पार्टी हो, ये सिंबॉलिक है कि हम विरोध में हैं, हम लड़ेंगे, हम अपना विरोध दिखाएंगे चुनाव में, तो वो उनका लोकतांत्रिक जनतांत्रिक अधिकार है, उसके लिए लड़े। कोई सीरियस प्लेयर होंगे, मुझे इस पे डाउट है। तो इन खबरों को हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। ये जो खेल हो रहा है, अभी देखिए ताल ठोकी जा रही है, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे पर भी बात नहीं हुई और गठबंधन क्या शक्ल लेगा, ये भी तस्वीर मुकम्मल नहीं हो पाई है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।